सो हे गाइस, गौरव तिवारी ये वो शख्स है जिन्होंने पूरे देश को पैरानॉर्मल चीज़ों का असली मतलब बताया था। ये अक्सर कहा करते थे कि अगर जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। इन्होंने अपनी लाइफ में 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया था, बट एक केस ऐसा था जो आज तक अनसॉल्व्ड है। और आज की इस वीडियो में हम उसी केस के बारे में, उसी जगह के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप ऐसी ही और वीडियोस को देख सकें। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल था 2012। एक आदमी अपना काम खत्म करके खान मार्केट से, दिल्ली के खान मार्केट से होते हुए अपने घर जा रहा था। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी और रोड बिल्कुल ही सुनसान, बिल्कुल ही खाली था। कुछ ही दूर जाते ही उसे रोड के साइड में एक औरत दिखाई दी जिसने वाइट कलर का गाउन और एक वाइट कलर की हैट पहनी हुई थी, जिसे देख के उस आदमी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि रात के इतनी रात हो चुकी है, बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है और ये औरत उस रोड पे बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल बिना किसी मूवमेंट के खड़ी है। क्या इसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, किसी चीज़ की हेल्प तो नहीं चाहिए? ये सोचते हुए वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले जाकर रोक देता है ताकि वो उस औरत की मदद कर सके। अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो औरत हवा में ही कहीं गायब हो चुकी थी। अब उस आदमी को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी आखिर कि वो औरत गई कहाँ। उसे लगा कि शायद वो कहीं छुप गई होगी उसे देख के, तो उसने इधर उधर जाकर देखा बट उसे वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी। तभी उसका ध्यान गया कि जिस जगह पे वो औरत खड़ी थी वो एक कब्रिस्तान का मेन गेट था। वो उस कब्रिस्तान के मेन गेट के बिल्कुल सामने खड़ी थी। ये देखकर उस बंदे की, उस इंसान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे लगा कि अभी मैंने जिस चीज़ को देखा था, क्या वो सच में इंसान था या फिर कोई आत्मा। वो ये सोच ही रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है अचानक से और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि उसे अपनी गाड़ी को ले जाना याद ही नहीं रहा है। तो वो बिना अपनी गाड़ी को लिए उस जगह से भाग जाता है। अब अगले दिन सुबह जब वो अपनी गाड़ी को वापस लेने आता है, वो उसी कब्रिस्तान के सामने खड़ा होकर उस कब्रिस्तान को देख रहा होता है और याद कर रहा होता है कि रात में उसके साथ क्या हुआ था, उसने क्या देखा था। इतने में ही उसके पास एक आदमी आता है और वो उस दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है? इतनी देर से आप इस कब्रिस्तान को देख रहे हो, तो मुझे लगा कि शायद आपको कुछ याद आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो। तो वो आदमी कहता है कि कल रात को मैं इसी रास्ते से जा रहा था और इस कब्रिस्तान के बिल्कुल मेन गेट के सामने मैंने एक औरत को देखा। उस औरत ने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था और एक वाइट कलर की हैट पहनी हुई थी। ये सुनकर वो जो दूसरा आदमी था वो कहता है कि हाँ सर, मैंने इस चीज़ के बारे में सुन रखा है। इनफैक्ट मेरी जो वाइफ है उसने भी उस औरत को देखा है, बट मैंने आज तक उस औरत को नहीं देखा। और ये इंसिडेंट पूरे शहर में, पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुका था। अब ये इंसिडेंट, ये कहानी इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि ये बात अब उस सिमेट्री के, उस कब्रिस्तान के केयर टेकर को पता चलती है। उस केयर टेकर का नाम था बेन फर्नांडिस और वो अगले ही दिन आईपीएस के ऑफिस पहुंच जाते हैं ये सारी बातों को गौरव तिवारी को बताने के लिए। आईपीएस मतलब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, यानी कि वो गौरव तिवारी के ऑफिस में पहुंच जाता है ताकि वो गौरव से बात कर सके, उन्हें सारी चीज़ बता सके कि आखिर इस सिमेट्री में हो क्या रहा है। ऑफिस पहुंचते ही वो देखता है कि गौरव अपनी टेबल पे बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर बैठता है और कहता है, सर मेरा नाम बेन फर्नांडिस है और मैं पृथ्वीराज सिमेट्री का केयर टेकर हूँ। तो गौरव कहते हैं, हाँ जी बताइए आपके साथ क्या हुआ है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो बेन कहते हैं कि सर ये जो सिमेट्री है, जो पृथ्वीराज सिमेट्री है, ये हॉन्टेड है। तो गौरव कहते हैं, हाँ मुझे पता है ये हॉन्टेड है। तो बेन गौरव से कहता है कि सर यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट मैं यहाँ रोज़ जाता हूँ, रोज़ वहीं रुकता हूँ, बट मैंने आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी है।
हाँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को फ़ील किया है कि यहाँ ज़रूर कुछ है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने अजीब-अजीब सी आवाज़ें भी सुनी हैं, बट आज तक मैंने इस जगह पर किसी को देखा नहीं है। स्पेशली व्हाइट गाउन पहनी हुई उस औरत को तो कभी नहीं देखा। और मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे इस चीज़ के बारे में क्या करना चाहिए? मुझे डरना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? मतलब मुझे उस सिमेट्री पे जाना भी चाहिए या नहीं? क्या वो मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी? तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सर एक बार आप उस सिमेट्री पर जाओ, उस कब्रिस्तान में जाओ और सच का पता लगाओ कि वहाँ सच में कोई भूत, आत्मा वगैरह है या फिर ये लोगों का बस वहम है। ये सब सुनकर गौरव बेन को समझाते हैं कि हाँ, मैं इन सभी चीज़ों में मानता हूँ, इन स्पिरिट्स, इन भूत वगैरह वाली चीज़ों में मानता हूँ, लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि मैं अपनी पहली प्रायोरिटी साइंस को देता हूँ, क्योंकि कई केसेस में लॉजिक होता है और वो लॉजिक सिर्फ साइंस के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है। मैं ये भी मानता हूँ कि कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसका जवाब साइंस के पास नहीं होता। तब मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें पैरानॉर्मल हैं, और अगर मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं कोई भूत भगाने वाला नहीं हूँ। ये सारी बातें होने के बाद अब गौरव डिसाइड करते हैं कि उसी दिन रात को वो उस कब्रिस्तान पे जाएंगे और रात में एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर इस कब्रिस्तान का सच क्या है। तो अब रात हो चुकी थी और आईपीएस की टीम उस सिमेट्री पर पहुंच चुकी थी। गौरव अपनी टीम से कहते हैं कि सभी कैमरास और बाकी इक्विपमेंट्स को ऑन करके अपनी अपनी जगह पर इंस्टॉल कर दो। इस पूरे कब्रिस्तान में अपने इक्विपमेंट्स को लगा दो और साथ में अपने ईएमएफ मीटर्स को भी ऑन कर लो, ताकि हल्की सी भी एक्टिविटी हमसे चूक ना जाए। और आज के इस इन्वेस्टिगेशन में आईपीएस की टीम के साथ एक आर्टिकल राइटर भी मौजूद थी जिनका नाम था अर्तिका। वो आईपीएस की टीम पर और उनके काम पे एक आर्टिकल लिख रही थी कि आखिर आईपीएस की टीम कैसे इन स्पिरिट से कांटेक्ट करती है, कैसे काम करते हैं, ताकि वो लोगों को बता सकें कि इस टीम के बारे में कि ये टीम सच में हॉरर पैरानॉर्मल चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। और उन्हें लगा कि आज की इस इन्वेस्टिगेशन में इनके साथ जाने में इन्हें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है कि आखिर आईपीएस की टीम काम कैसे करती है, जिससे उनके आर्टिकल में उन्हें कुछ मदद मिल सकती थी। इसी वजह से आज की इस इन्वेस्टिगेशन में वो उनके साथ आ गए थे। सारी चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद गौरव सभी चीज़ों को एक बार अपनी तरफ से चेक करते हैं। तभी उनकी टीम का एक मेंबर जिसका नाम था राज, वो उनके पास आकर कहता है कि सर, रात के समय पर इस इलाके में, इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा कोहरा छा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है और शायद इसी वजह से वो कोहरा किसी इंसान की शेप में आ जाता है और लोगों को लगता है कि वो कोई औरत है। तो गौरव कहते हैं कि हम ऐसे ही किसी भी तुक्के पर अपना कोई कंक्लूजन नहीं डाल सकते, हमें पहले पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम किसी डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। तो राज कहता है, हाँ जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद अब गौरव चिल्लाकर कहते हैं कि क्या इस सिमेट्री में कोई मौजूद है जो हमसे बात करना चाहता है? Sorry guys, this is my spirit. Okay, so anyways, तो गौरव थोड़ी ही देर में गौरव चिल्लाकर कहते हैं उस कब्रिस्तान में किसी स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए कि क्या इस कब्रिस्तान में कोई मौजूद है जो हमसे किसी भी टाइप का कनेक्शन बनाकर हमसे बात करना चाहता हो। लेकिन गौरव को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। बट उसी टाइम अचानक से उनके सामने एक पेड़ होता है जिस पर उन्हें किसी चीज़ की हलचल सी महसूस होती है। उन्हें कुछ फील होता है कि उस पेड़ के ऊपर या फिर उसके आसपास कुछ है। तब गौरव का ध्यान पूरी तरह से उस पेड़ पे था और तभी उनके कान में एक आवाज़ आई, यस। अब ये आवाज़ सुनते ही गौरव पूरी तरह से चौकन्ना हो जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं बट उन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। तो अब गौरव तुरंत पीछे मुड़ते हैं और राज से पूछते हैं कि कुछ तो रिकॉर्ड हुआ है ना, मैंने महसूस किया है कि यहाँ कुछ था। तो राज कहता है कि
नहीं सर, सारी चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है और किसी भी चीज़ की किसी भी एक्टिविटी की हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिला है। तो गौरव कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ील किया है, कुछ ना कुछ था यहाँ पर। तो राज दोबारा से सारे इक्विपमेंट्स को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करता है, सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक करता है, बट सब कुछ नेगेटिव, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जिसके बाद गौरव राज से उस सिमेट्री, उस कब्रिस्तान के इतिहास के बारे में पूछते हैं, उस कब्रिस्तान की पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहली बॉडी दफनाई गई थी वो कौन था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मौजूद किसी स्पिरिट से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उनके इतिहास के बारे में पता करना पड़ेगा, उनके बारे में पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो है कौन, उनके साथ हुआ क्या था। ये बात कहते ही गौरव के पास जो ईएमएफ मीटर था वो ब्लिंक करने लग जाता है। अब गौरव को इस चीज़ का तो कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ ज़रूर कुछ है। तो गौरव ने अपना ईएमएफ मीटर थोड़ा सा ऊपर किया और दोबारा से पूछा, अगर आप एक आदमी हो तो एक बार बीप करो, और अगर आप एक औरत हो तो 2 बार। ईएमएफ मीटर इस बार 2 बार बीप हुआ, जिसका मतलब था कि यहाँ जो कोई भी है वो एक औरत है। तो गौरव उस औरत से फिर से पूछते हैं कि क्या आप वही लेडी हैं जो वाइट गाउन और वाइट हैट में लोगों को दिखाई देती हैं? और इस बार उनका मीटर एक बार बीप होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि लोग जो चीज़ देख रहे थे, लोग जिस औरत को देख रहे थे, वो सच है, वो सच में उस कब्रिस्तान में मौजूद है और वो इस वक्त उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ वो एक कब्रिस्तान में मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि वहाँ केवल एक नहीं बल्कि एक से भी कई सारी आत्माएं मौजूद हो सकती हैं। तो ये सोचकर गौरव और उनकी पूरी टीम उस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जाके और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। गौरव और उनकी टीम आगे बढ़ने लगती है, बट अर्तिगा नहीं चाहती। वो वहीं पर बैठकर अंशुल से कुछ बात कर रही थी। तभी अंशुल देखता है कि उनकी पूरी टीम आगे जा चुकी है, तो अंशुल भी उठकर वहां से जाने लगता है, बट अर्तिगा अभी भी वहीं पर ही बैठी हुई थी। एक्चुअली अर्तिगा वहां से उठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे घूर कर देख रहा है। वो ये चीज़ महसूस करके काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, और जिस वजह से वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रही थी, ना वो कुछ सोच पा रही थी, ना वो चिल्ला पा रही थी, ना वो उठ पा रही थी, ना वो भाग पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी वो। तभी उसे महसूस होने लगता है कि जो कुछ भी उसके पीछे है वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। वो इस वक्त चिल्लाना चाहती है, बट उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि किसी भी तरह से वो अंशुल को आवाज़ लगा सके। लेकिन इसके बावजूद अर्तिका ने हिम्मत की और अंशुल को आवाज़ लगाई, बट शायद अंशुल ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि अंशुल ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो बस आगे बढ़ता गया। तभी वो हिम्मत करके बस चिल्लाते हुए, भागते हुए अंशुल के पास पहुंचती है और अंशुल से कहती है कि अंशुल, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ, बट तुम मेरी आवाज़ सुन क्यों नहीं रहे हो? तो अंशुल कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अब अर्तिका को समझ नहीं आया कि वो तो इतनी जोर जोर से चिल्ला के अंशुल का नाम ले रही थी, बट अंशुल ने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। अंशुल कह रहा है कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तभी अर्तिका के कान में एक आवाज़ आती है, अर्तिका, क्या तुमने मेरी आवाज़ सुनी? ये सुनकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे दिखाई देता है कि वही औरत वाइट गाउन और वाइट हैट वाली उसके पीछे खड़ी है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और वो बस भागते हुए, चिल्लाते हुए गौरव के पास जाती है। वो अपनी डरी हुई, सहमी हुई आवाज़ में गौरव को सारी चीज़ बताने की कोशिश करती है। तो गौरव कहते हैं कि अर्तिका, शांत हो जाओ और आराम से मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम इतना ज़्यादा डर गई? तो अर्तिका ने कहा कि मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और अंशुल से बात कर रही थी कि इतने में ही अंशुल ने अर्तिका की बात को काट कर कहा कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई है।
मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं तो गौरव सर के साथ ही हूँ। हमारी तो मेरी और तुम्हारी तो यहाँ आने के बाद से कोई बात हुई ही नहीं है। अर्तिका को ये कुछ समझ ही नहीं आया। उसे याद है कि वो वहाँ पर बैठी हुई थी, अंशुल से बात कर रही थी, अंशुल को आवाज़ भी लगा रही थी और अंशुल को उसने बुलाया भी था। बट अंशुल कह रहा है कि यहाँ आने के बाद से उन दोनों की कोई बात ही नहीं हुई। अब अर्तिका बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो गौरव से कहती है कि गौरव सर, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को फील किया, मैंने उस चीज़ को देखा है। जिसके बाद गौरव कहते हैं कि मुझे इस जगह से, इस कब्रिस्तान से जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने सब इकट्ठी कर ली है। अब हमें इस सिमेट्री से बाहर निकलना चाहिए और बाहर चल के बेन से बात करनी चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पास में ही एक चाय का स्टॉल है जो इस टाइम पर लगभग खुला ही होता है और शायद अभी भी वो खुला ही मिलेगा, तो हम वहाँ चल के इस बारे में बात करते हैं। तो अब उनकी पूरी टीम उस चाय के स्टॉल पर जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। उस कैमरे में उस रिकॉर्डिंग में गौरव को एक औरत दिखाई देती है। तो उस रिकॉर्डिंग को अर्तिका को दिखाते हैं। तो अर्तिका कहती है, हाँ सर, यही थी वो औरत जिसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसने मुझसे बात की थी, यही थी वो। इसके बाद गौरव बेन से कहते हैं कि 1940 में जब ये कब्रिस्तान पहली बार बना था तो यहाँ जिस इंसान की बॉडी सबसे पहले दफनाई गई थी उस इंसान का नाम था मैरी। अब वो यही औरत थी। तो तब से लेकर आज तक वो इसी कब्रिस्तान में, इसी सेमेट्री में अपना हक जमा कर बैठी हुई है। यहाँ आने वाला, यहाँ से गुजरने वाला कोई भी इंसान इस कब्रिस्तान को कोई चोट ना पहुंचाए या किसी चीज़ का कोई नुकसान ना करे। तो बेन कहता है कि तो वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। तो गौरव कहते हैं कि तुम्हें क्यों होगा, तुम इस जगह के केयर टेकर हो, वो तुम्हें नुकसान आखिर क्यों पहुंचाएगी, तुम्हें तो वो दिखेगी भी नहीं। तो बेन कहता है कि मैंने जितना आपके बारे में सुना था आप उससे कहीं गुना ज़्यादा हो, आपने इस केस को भी अपने बाकी केसेस की तरह ही सॉल्व कर दिया। तो गौरव कहते हैं कि ये तो मेरा काम है, यहाँ साइंस का लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि जहाँ साइंस होती है वहाँ भूत नहीं होते और जहाँ भूत होती है वहाँ साइंस का कोई काम नहीं होता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। इसी के साथ ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो के लास्ट में मेरा बस आपसे एक ही सवाल है। मैं पर्सनली उस जगह पर नहीं गया हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई भी उस जगह पर कभी भी गया है तो क्या आपने कुछ ऐसा फील किया है, क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जिससे देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा डर गए हो, या उसी जगह पर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद हो जिसे आपने फील किया हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगा ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।